नमस्ते मित्रों, वर्कला शिवगिरी श्री नारायण कॉलेज के हिंदी विभाग की ओर से आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का ये पहला दिन है जो बाबा नागार्जुन की रचनाओं के ऊपर चल रहे हैं। तो इसमें अभी तीसरा सत्र समाप्त हुए हैं। अभी 14 सत्र की ओर हम जा रहे हैं। 14 सत्र में अपना वक्तव्य देने के लिए डॉक्टर सीमा राय जी हैं। मैं उनका सादर आमंत्रित करता हूं। सीमा राय जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सिया राम मम सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज जो श्री नारायण कॉलेज शिवगिरी वर्कला केरल हिंदी विभाग के सौजन्य से 3 दिवसीय संगोष्ठी में मैं सीमा देवी, सहायक आचार्य, MCM DAV कॉलेज महाविद्यालय कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश से हूं और मेरा आज का विषय है नागार्जुन के साहित्य में ग्रामीण परिवेश, नईपोत उपन्यास के संदर्भ में अध्ययन। मान्यवर स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी मैम, हो रही है। मैं शुरू कर रही हूँ अब। हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखने वाले नागार्जुन प्रगतिशील विचारों के महान कवि एवं प्रसिद्ध लेखक थे। यह मैथिली व हिंदी के ऐसे कवि थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा लोगों में नई ऊर्जा का संचार किया और जन चेतना का प्रसार किया। आम आदमी के दर्द को, किसानों और मजदूरों की समस्याओं को गहराई से समझते हुए अपनी रचनाओं के माध्यम से उनके प्रति भावनात्मक संवेदना व्यक्त की। विनोदी स्वभाव, भड़कापन अंदाज, एक हारा वदन, सस्ता खादी या कुर्ता पैजामा, सामान्य कद, आंखों पर चश्मा, पैरों में चप्पल, जोशीला मुख मुद्रा, बाले, कबीर की भांति मस्त मोला, पीड़ित जनों के कष्टों से व्यथित, अपने प्रति लापरवाह लेकिन समाज के प्रति जागरूक, शोषित, निम्न, असहाय जनता के प्रति जागरूक, आम जन के लिए संवेदनशील व्यक्ति का नाम है नागार्जुन। उनकी काव्य चेतना का सबसे सबल पक्ष सामान्य जन के प्रति हमदर्दी है। जन जीवन के संघर्ष को उन्होंने बानी दी है। संत कविवर कबीरदास एवं छायावादी कवि निराला की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नागार्जुन ने भी शोषक और अत्याचारी पर चोट की है, चाहे वे किसी भी वर्ग का ही क्यों ना हो। उनका पूरा जीवन संघर्षों और विद्रोहों से भरा रहा। मार्क्सवादी विचारधारा का अध्ययन किया, जिसका प्रभाव उनकी कविताओं पर दिखाई देता है। अनेक भाषाओं के यह ज्ञाता थे। हिंदी के अतिरिक्त मैथिली, संस्कृत, बंगला में मौलिक रचनाएं की। इनके व्यक्तित्व के बारे में वैसे तो आप सभी जानते हैं, हल्का सा प्रकाश डाल देती हूँ। इनका जन्म 30 जून 1911 ईस्वी को जेठ पूर्णिमा को वर्तमान मधुबनी जिले के सतलखा, जो इनका ननिहाल था, वहां पे हुआ था। पिता का नाम गोकुलनाथ, माताजी उमा देवी। इनके बचपन का नाम ठक्कन मिश्र था। माता पिता की ये 4 संतानों की जब मृत्यु हो गई तो पिता और माता ने शिव की पूजा की और 5वीं संतान के रूप में इनका जन्म हुआ। इनको बचपन में ढक्कन इसलिए कहा गया क्योंकि पिता को भय था कि कहीं 4 संतानों की तरह इनके साथ भी कुछ ऐसा ना हो, और शिव की प्रसाद से, शिव की कृपा के फलस्वरूप इनका जन्म हुआ, क्योंकि भगवान शिव के भी उपासक थे इनके पिता, और इसलिए इनका नाम बैद्यनाथ मिश्र रखा गया। गोकुल मिश्र की आर्थिक स्थिति जो थी वो अच्छी नहीं थी। उन्हें जमीन बेचनी पड़ी थी और 6 वर्ष की आयु में इनकी मां की मृत्यु हो गई। पिता की लाचारी से घूमने की आदत इन्हें पड़ गई थी। ये आर्य समाज से प्रभावित थे। बौद्ध दर्शन की ओर इनका झुकाव था। लंका के विख्यात विद्यालंकार में बौद्ध धर्म में इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनके प्रिय थे। राहुल सकृत्यायन को इन्होंने अपना अग्रज माना था। स्वामी सच्चिदानंद से प्रभावित होकर बिहार के किसान आंदोलन में
इन्होंने भाग लिया। चंपारण आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया और जेल गए। नागार्जुन ग्रामीण जीवन से गहराई से जुड़े हुए हैं क्योंकि यह अपना अस्तित्व ग्रामीण जीवन में मानते हैं। उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, लेकिन ग्रामीण जीवन पर लेखनी आपकी विशिष्ट रही है। ग्रामीण परिवेश की समस्याओं को उन्होंने जोर शोर से उजागर किया है और उसका समाधान भी बताया है। यह उनकी विशेषता है। प्रस्तुत व्याख्यान का उद्देश्य जो है वो नई पोत उपन्यास के अंतर्गत ग्रामीण जीवन की समस्याओं को उजागर करना है। नई पोत उपन्यास अनमेल विवाह के खिलाफ संगठित होकर अपनी अपराजयता को प्रमाणित करने वाली नई पीढ़ी की कथा है। दूसरों के स्वत्व का हरण सहित मनुष्य का लक्ष्य नहीं होता है, लेकिन खोखाई पंडित को असली चिंता अपना स्वार्थ है। अपनी 7 कन्याओं में बड़ी लड़की रामेश्वरी को छोड़कर बाकी 6 को खोखाई पंडित ने बेच दिया है। स्त्री के प्रति किए जाने वाले अत्याचार का सीधा साधा वर्णन करना नागार्जुन का मकसद नहीं है। उसके मूल में निहित मनुष्य विरोधी चेतना को वे उजागर करते हैं। लेखक ने खोखाई पंडित के मिथ्या गुमान को बेअसर करते हुए मनुष्य धर्मी चेतना की जीत पर उपन्यास में गहरी आस्था व्यक्त की गई है। नागार्जुन ने अपने समय में होने वाली ग्रामीण उथल पुथल को बारीकी से देखा और अपनी रचनाओं के माध्यम से उसे सामने लाए। वैसे भी साहित्य का उद्देश्य सिर्फ समय मूलक समस्याओं को उठाना और उठाकर पाठकों को समझने पर या सोचने पर मजबूर कर देना भर नहीं है, बल्कि उसका समाधान करना भी है। इस पर कविवर नागार्जुन खरे उतरे हैं। पंडित से लेकर संतरी तक, वनीय व्यापारी से लेकर के उद्योगपतियों तक और कथाकथित कवियों से लेकर के सामाजिक सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं के गठजोड़ से लूट की ओर जो दुनिया आज खड़ी की गई है, उसका बेगाल शब्दों में पर्दाफाश करते हैं कविवर नागार्जुन। नई पोत उपन्यास में ग्रामीण पृष्ठभूमि। नई पोत का प्रकाशन 1953 ईस्वी में हुआ था और इसके मुख्य पात्र हैं विशेषरी, जिसकी उम्र 15 वर्ष की है। पिता की मृत्यु के बाद वो अपनी माँ के साथ नाना के घर में रहती है। नाना का नाम खगोई झा है, जिनकी 7 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं। पंडित स्वार्थी है। पैसे के लालच में लड़कियों का विवाह बूढ़े व्यक्तियों से कर दिया उन्होंने और सिर्फ अब विशेषरी की बारी है। माता को चिंता है कि विशेषरी को पता चलेगा तो उसे बहुत दुख होगा और वे आत्महत्या का विचार बार बार मन में आने लगता है, क्योंकि विशेषरी का विवाह जो है वो खुद अभी 15 वर्ष की है और 60 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति के साथ उसके नाना जो हैं, जो पंडित हैं, वो उसका विवाह जो है वो तय कर देते हैं। तो जब विशेषरी को इस बात का पता चलता है तो वो क्या करती है, अपने मन में सोचती है कि मैं कुएं में जाकर के अपनी जान जो है वो दे दूंगी, या फिर उसके मन में विचार आता है कि आंगन में खड़े होकर के वो जोर जोर से चीखना चाहती है, या फिर सोचती है कि भगवती दुर्गा की पीड़ी में मुझे बलि चढ़ा दिया जाए। विशेषरी की पीड़ा एवं दर्द का आवाज इन शब्दों से लगाया जा सकता है। गांव में 5-7 नवयुवकों का सोशल समूह है जो पढ़ाई के साथ साथ अपना फर्ज भी निभाते हैं। गांव की हर समस्या का निवारण करते हुए गांव के पुराने लोग उन्हें अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं और ये जो खगोई पंडित है वो इस समूह से चिढ़ते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो उनके इरादों को नहीं पूरा होने देंगे। सोशल समूह में गांव में एक पुस्तकालय भी इन लोगों ने खोला है। उन्होंने क्या किया, यहाँ वहां से पुस्तकें एकत्रित की और उस पुस्तकालय को बनाया। पिछले साल इस समूह ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्री के पास दस्ताक दिए और हमारा मुखिया जो है, और ये उन्होंने ऐसा कहा कि हमारा मुखिया जो है वो चीनी और किरासरी के बंटवारे में धांधली करता है, इस गड़बड़ी को फौरन दुरुस्त किया जाए। इसका असर ऐसा हुआ, सप्लाई इंस्पेक्टर आकर के गवाही लेकर के गया और इस तरह स्थिति में सुधार आ गया। पूरे गांव में सोशल समूह की धाक जम गई। समस्याग्रस्त सताए हुए लोग चुपके चुपके उन्हें अपनी समस्या बताया करते थे। इस गुट की गतिविधियों से परिचित गांव की 2-3 बहू बेटियां भी उनका साथ देती थी। लेखक यह बताना चाहते हैं कि गांव की भलाई के लिए महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। सोशल समूह के
का पहले से कोई एजेंडा नहीं होता था। जैसे ही बात उठती, मौका मिलते ही एक्शन लेने का फैसला ले लिया करते थे। यह समूह तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करता और सफल भी होता था। वैसे तो खेलकूद, मनोरंजन, मामूली बात, विचार और छछोरों या छोकरों की आपसी शिकायतों को सुलझाने तक ही इनकी गतिविधियां सीमित थी। लेकिन पिछले साल एक ऐसी घटना हो गई, गुट को सियानों के अधिकार क्षेत्रों से हस्तक्षेप करना पड़ा और तभी से चंद की शेरों की यह छोटी सी जमात बम पार्टी जैसे गौरवपूर्ण नाम से विभूषित होने लगी। रोष, व्यंग्य, आवेश और चिढ़ के मारे ककोई पंडित ने गुट का ऐसा नामकरण किया था क्योंकि पंडित के स्वार्थ पर गुट ने करारी चोट की थी। इस समूह में दिगंबर, वाचस्पति झा, बुल्लो, मलिक, माहे थे। आज पूरे गांव की नाक कटने वाली थी। कारण क्या था? 15 साल की विशेश्वरी का विवाह 60 वर्ष के चतुरानंद चौधरी के साथ होने वाला था। इस विमेल विवाह को लेखक ने बड़े प्रभावी ढंग से उठाया है और नए विचारों वाली नई पीढ़ी से विलंबी समाधान दिलाया है। पंडित के घर बारात लेकर दूल्हा आता है। सोशल समूह इस बर्बादी को हर हाल में रोकना चाहता है। इनके शब्दों में विशेषरी जैसे तो इनके नाती पोती होंगे, यह अभी सीधी नहीं मानेंगे तो बांध बूथ कर और टटोलते पर ढोल कर इन्हें कल तक फिर सोराठ पहुंच दिया जाएगा। इन्हीं के खिलाफ कल नौजवानों का हम एक जुलूस निकालेंगे। समझ क्या रखा है इन्होंने आखिर? इस कथन का असर ऐसा हुआ कि दूल्हा कह उठता है, कालवली जो ना दिखावे, जो ना सुनावे। इस प्रकार बाबू चतुरानंद चौधरी ने भांजे से कहा और माथे पर पगड़ी डालकर उठ खड़े हुए। नई पोत ने विशेश्वरी के जीवन को बर्बाद होने से बचा लिया। विशेश्वरी के जीवन में खुशियां तो आई, लेकिन एक संकट उठ खड़ा हुआ। उसकी शादी की बात जहां भी चलती, चतुरानंद चौधरी उसे तड़वा देता। ककोई पंडित का स्वभाव अब और हिटलनुमा हो गया। विशेश्वरी सोचती है कि सुखद भविष्य की सोच क्या सिर्फ एक सोच बनकर ही रह जाएगी या कभी साकार रूप भी लेगी? समय परिवर्तनशील है, समस्या है तो समाधान भी है। स्थितियों के बदलाव के लिए सोशलिस्ट ग्रुप का मुख्य कर्ता दिगंबर अपने मित्र वाचस्पति से मिलने उसके घर जाता है। वे उससे कहता है, विशेश्वरी बड़ी समझदार एवं बहादुर लड़की है, बोझा बनकर तुम्हारी दर्द नहीं तोड़ेगी। साथ रखोगे और माकूल ट्रेनिंग दोगे तो अच्छी से अच्छी संगनी बनेगी। बात को अच्छे से समझा दिया जाए तो तुरंत समझ में आ जाता है और वाचस्पति विशेश्वरी से विवाह करने को तैयार हो जाता है। फिर सिर्फ विशेश्वरी और उसकी मां रामेश्वरी ही नहीं बल्कि पूरे गांव वाले इस सुखद परिवर्तन से प्रसन्नचित थे। गांव में जो वाचस्पति के माता पिता थे वो प्राचीन परंपरा के प्रति आस्थावान होते हुए भी नए युग की ओर उनका दृष्टिकोण अलग से है। यही कारण है कि वाचस्पति गांव की भलाई में अपना योगदान देने वाला बना। उसकी मां को उससे एक शिकायत थी। वे बहू की कल्पना माता पिता की तरह वे चाहती थी कि वाचस्पति विवाह कर ले, लेकिन वाचस्पति इससे कतराता था। एकाएक दिगंबर के दिमाग में एक विचार आया कि इस बात का समाधान है और इस प्रकार वाचस्पति का विवाह जो है वो विशेश्वरी से कर दिया जाता है। लास्ट में या अंत में मैं निष्कर्ष रूप में कहना चाहती हूँ कि नागार्जुन जो थे वो समकालीन सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर लिखते थे। उनकी प्रसिद्ध कविता मंत्र कविता को व्यापक रूप से भारत में एक पूरी पीढ़ी की मानसिकता का सबसे सटीक प्रतिबिंब माना जाता है। नागार्जुन ने अपने साहित्य में अनेक विचारों पर लिखा है, अनेक विषयों पर लिखा है, पर ग्रामीण जीवन पर लिखना इनकी विशेषता रही है। नई पोथ में नागार्जुन ने विमेल विवाह से सुमेल विवाह समस्या समाधान वाली दृष्टि रखी है। वे इस उपन्यास के माध्यम से जो कहना चाहते थे वे उसमें पूर्णतः सफल हुए हैं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सीमा देवी जी। बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे आपके जो प्रेजेंटेशन के ऊपर, कभी लोग बताए बहुत धन्यवाद शानदार सर। प्रेजेंटेशन रहा। आपने जो पीपीटी के सहारे प्रेजेंट किया वो भी बहुत अच्छा रहा। और अब हम बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब डॉक्टर नंद किशोर जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि सर आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। हाँ सर, आ रही है सर, थोड़े कम आ रहे हैं फिर भी। नहीं सर, अभी नहीं आ रहे सर, आवाज नहीं आ रही सर। आ रही आवाज सर? अब ठीक है सर, अब आ रहे हैं। जी जी जी। सादर अभिनंदन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री नारायण कॉलेज शिवगिरी वर्कला केरल द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजक माननीय प्रधानाचार्य महोदय डॉक्टर विनोद जी सुगतन, विभागाध्यक्ष एवं संयोजक डॉक्टर साजिद एस जे शशि सर, सह संयोजिका डॉक्टर सुकन्या केवी, विद्वान एवं विदुषी प्राध्यापक प्राध्यापिका शोधार्थी एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से उपस्थित शोधार्थी एवं छात्रगण, मैं नागार्जुन की जन्मभूमि मिथिलांचल से डॉक्टर नंदकिशोर पंडित अयोध्या प्रसाद सिंह स्मारक महाविद्यालय बरौनी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा बिहार से उपस्थित हूं नागार्जुन जी के प्रति चंद शब्दों के लेकर। नागार्जुन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनकी क्या प्रासंगिकता है, मेरे अभिभाषण का मुख्य विषय यही होगा। मैं अगर नागार्जुन जी की बातों को यहाँ रखूं तो नागार्जुन जी का परिचय यही होगा कि जब वो जीवित थे तो सुनने को जी करता था, जब वो जीवित थे तो सुनने को जी करता था, जब चले गए तो गुनने को जी करता है, जब वे सिमटे थे तो सहमी सहमी सांसें थी, जब वे सिमटे थे तो सहमी सहमी सांसें थी, जब बिखर गए तो चुनने को जी करता है, जब वो बिखर गए तो चुनने को जी करता है। यात्री के नाम से सुविख्यात नागार्जुन जी सचमुच इस बात को परिलक्षित करते हैं कि जीवन एक अनंत यात्रा का नाम है। चरैवेति चरैवेति भारतीय दर्शन का एक उद्भट मानदंड प्रस्तुत करता है। वे हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, उपन्यासकार एवं समाज सुधारक थे। सचमुच नागार्जुन जी था भक्त, सुधारक था भक्त, सुधारक था, कवि था, ज्ञानी था, परहितकारी था, माता हिंदी के मंदिर का वह एक अनन्य पुजारी था, माता हिंदी के मंदिर का वह एक अनन्य पुजारी था। उनकी रचना पर अगर हम दृष्टिपात करते हैं तो बरबस ही इस चिंतन को हमारा मन उद्विग्न हो जाता है कि सामाजिक न्याय और समानता के वे बहुत बड़े पुरोधा थे। समाज जो आज विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और आर्थिक विषमता की कुरूपता में जो हमारा समाज जो है वो जकड़ा हुआ है, इन जटिलताओं में वह अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्षरत है। इसके अगर जीते जागते आवाज थे तो वे नागार्जुन थे।
नागार्जुन कहते हैं, देश हमारा भूखा नंगा घायल है बेकारी से, देश हमारा भूखा नंगा घायल है बेकारी से, मिले न रोटी रोजी भटके दर दर बने भिखारी से। आजादी के इतने वर्षों बाद भी जो हमारी वांछित इच्छाएं थी, जो हमारे देश प्रेमियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपना देखा था, वह आज आजादी के वर्षों बाद भी मुकम्मल पूरा नहीं हो पाया है। वो व्यथित होकर अपनी बातों को रखते हैं साहित्य के माध्यम से कि 5 वर्ष की बनी योजना, एक नहीं दो तीन। 5 वर्ष की, भारतवर्ष 1947 में आजाद हुआ, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, 51 में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई, 51 से 56 प्रथम पंचवर्षीय योजना, 56 से 61 द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 61 से 66 तृतीय पंचवर्षीय योजनाएं तो बनी, लेकिन भारत का अपेक्षित विकास नहीं हुआ। यहाँ मोह भंग होता प्रतीत होता है नागार्जुन जी का, और वे कह उठते हैं, 5 वर्ष की बनी योजना, एक नहीं दो तीन, कागज के फूलों ने ले ली सबकी खुशबू छीन। कागजी घोड़े तो खूब दौड़े, लेकिन भारत का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया। किसान की स्थिति आज भी बदतर है। यह देखकर नागार्जुन का मन चिंतित होता है, व्यथित होता है। वो किसान के संबंध में कहते हैं कि फसल जो है, उनके साथ किसान का अन्योन्याश्रय संबंध है। फसल एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी के गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवाओं की थिरकन का। वह किसान जो दुनिया का अन्नदाता बना हुआ है, लोगों का वह ब्रह्मा विष्णु की तरह लालन पालन और सृजन करता है, आज भी वह दाने दाने के लिए मोहताज है। किसान की स्थिति के बारे में कवि कह उठते हैं कि मुख में जीव शक्ति भुज में, जीवन में सुख का नाम नहीं है, वसन कहां सूखी रोटी भी मिलती दोनों शाम नहीं है। दुर्व्यवस्था की काली कुरूप जंजीर से जकड़ा हुआ, आर्थिक विषमता की भट्टी में सुलगता झुलसता पीड़ा का सजीव चित्र, संतोष और भाग्यवाद का पुतला, यही है नागार्जुन की निगाहों में भारतीय किसान। भारतीय किसान दुनिया के लिए अन्नदाता बने हुए हैं, लेकिन उनके बच्चे ही दाने दाने के लिए मुहताज हैं। वे लालायित हैं पूरी तरह अपनी मुकम्मल जिंदगी को जीने के लिए। कवि की मन व्यथित हो उठती है और वे कह उठते हैं, घर लौट माँ बाप खूब रोए अकेले में, घर लौट माँ बाप खूब रोए अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते नहीं थे मेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते नहीं थे मेले में। आज की स्थिति को देखकर नागार्जुन का मोह भंग होता है और वे आज के राजनेताओं पर भी तलखी से बेबाकी से अपनी बात को रखने में चूकते नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि पूंजीपतियों के साथ आज के राजनेताओं की साठगांठ हो गई है और देश का जो अपेक्षित विकास होना चाहिए था वह नहीं हो पा रहा है। बेबाकी के साथ वे कहते हैं, खादी ने मलमल से अपनी साठगांठ कर डाली है, खादी ने मलमल से अपनी साठगांठ कर डाली है, टाटा बिरला डालमिया की 300 दिन दिवाली है, टाटा बिरला डालमिया की 300 दिन दिवाली है। नागार्जुन जी
राजनीतिक चेतना और आलोचना के प्रखर आवाज थे। वे ग्रामीण और निम्न वर्गीय जीवन के चित्रण में अपनी कलम कुची से भारतीय समाज का जो चित्र प्रस्तुत करते हैं वह अपने आप में अनूठा और अद्वितीय है। उनकी कविता अकाल और उसके बाद यहां मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाना आया घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं निकला घर के ऊपर कई दिनों के बाद, कौवे ने भी पंख खुजलाई कई दिनों के बाद, चहक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। ये कई दिनों के बाद से प्रारंभ होती है कविता और कई दिनों के बाद से समाप्त होती है, लेकिन इसके बीच में जो भारतीय समाज का चित्रण किया गया है वह अपने आप में कारुणिक है और अपने आप में हमारी आंखें खोलने के लिए, हम प्रबुद्ध समाज का आंखें खोलने के लिए यह एकमात्र कविता नागार्जुन की यहाँ प्रासंगिक है कि कई दिनों तक उसके पास भारत के निम्न नहीं है, उसकी हैसियत नहीं है कि वह बड़े बड़े नाम वाला कुत्ते को, वह किसको पाल रहा है? कुतिया को पाल रहा है, जो फेमिनिन जेंडर का प्रतीक है। हमारे समाज में सबसे ज्यादा शोषित है, अभिवेक मध्यम वर्गीय परिवार की ये हैसियत नहीं है कि वह थुलथुले और जर्मन शेफर्ड वाला कुत्ता को पाल। किसी के घर से अगर ऊपर धुआं नहीं उठता है तो यह माना जाता है कि चक्की बंद है, के यहाँ लिए कुछ भी नहीं है। सचमुच मोती आज तो कल का नहीं ठिकाना है। आज देश की स्थिति यही है। हाल जब नासाद है, दिल पर रख कर हाथ कहिए, देश क्या आजाद है? कोटियों को मत आंकिए, आधी हिंदुस्तान तो। नागार्जुन जी के बारे में कुछ के शब्दों में, तेरा विराट है, तेरा विराट यह रूप आता है, कुछ भी कहूं मगर कहने आ जाता है, कुछ भी कहूं मगर कहने को शेष बहुत रह जाता है। मैं अंतिम पंक्तियों के माध्यम से चाहूं तो यह पंक्ति होगी कि क्या बताएं वो आप कोई, बताएं वो आफताब तो साथ ले गया, मैं तो वो पांव के निशान साथ ले गया। धन्यवाद एवं आप सादर आभार, सादर अभिनंदन, धन्यवाद एवं साधुवाद।